ये एक मोबाइल की तस्वीर है, आप ये देख रहे हैं कि इस मोबाइल पे ऐसे शो किया हुआ है जैसे कोई वेबसाइट खुली हुई है, ऐसे ही है ना। अच्छा, इस वेबसाइट में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक छोटी तस्वीर है जी सर। उसके बाद एक बड़ी तस्वीर है और टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन पूरा मोबाइल नहीं है, ये सिर्फ वो वाला हिस्सा है जो आपको पहली स्क्रीन नजर आती है, और जो नीचे वाली स्क्रीन है वो ये है जो ग्रे ग्रे कलर में आ रही है, यानी कि ये जो आपको एक्सप्लेन किया ना वो यहाँ पे है। जब मैं इसको यूं करूंगा तो वो नीचे वाला हिस्सा जो ग्रे हिस्सा है वो भी नजर आएगा आपको। स्क्रॉल कर इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने यूं वेबसाइट खोली है और इस हिस्से में जो मुझे नजर आ रही है, इस हिस्से को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट, यानी कि आपने अभी तक मोबाइल को फोल्ड नहीं किया, ठीक है, यूं फोल्ड करूंगा तो नीचे वाले हिस्से पे जाऊंगा। अब अबव द फोल्ड कंटेंट की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, बहुत सारी हैं। आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, वो किसी ने कोई बड़ी अच्छी सी बात लिखी होती है और लिखी होती है वो कोई 200-400 लाइनों में, है ना। तो क्या होता है, 2-3 लाइनें पढ़ी जाती हैं, फिर नीचे क्या लिखा हुआ आता है, रीड मोर, पढ़ते हो, फिर लिखा हुआ जाता है रीड मोर, बार बार आता है। तो वो जो पहली दफा रीड मोर आ रहा था वो था अबव द फोल्ड कंटेंट। जब आप किसी की वीडियो देखते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन नजर आती है आपको, उसकी भी 2-3 लाइनें नजर आती हैं, फिर रीड मोर का बटन होता है छोटा सा, उसे क्लिक करते हो तो सारी डिस्क्रिप्शन खुल जाती है। आप फेसबुक पे किसी की पोस्ट देखते हो, उस पोस्ट के ऊपर भी 2-3 लाइनें नजर आती हैं डिस्क्रिप्शन में, रीड मोर का बटन दबाते हो सारी नजर आ जाती है। उस जो पहली 2-3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं उसे हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट, ठीक है। ये क्या होता है ये भी बाद में देखेंगे, ये मैंने आपको पहले क्यों बताया, अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आगे बताऊंगा तो। जी, टेक्निकल एसईओ हम लोगों ने पढ़ ली थी कि क्या होती है, ठीक है। अब हमने ना यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू करना है। एक हमारे पास थी ऑन पेज एसईओ, एक थी हमारे पास ऑफ पेज। ऑफ पेज आपको बताया था मैंने कि भाई लिंक बिल्डिंग। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या है कि भाई क्या आपकी वेबसाइट क्राउल हो रही है, और अगर आपकी वेबसाइट क्राउल हो रही है तो इसका मतलब है इंडेक्स होनी चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँगा मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती तो इसका मतलब है कि मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरी वेबसाइट क्राउल होती है। मैं क्या, अगर मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरी वेबसाइट क्राउल हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका मतलब है मेरी वेबसाइट क्राउल ही नहीं हो रही है। वेबसाइट क्राउल कब नहीं होगी, ऐसे जैसे इस क्लास में 15 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि रजिस्टर्ड है और 5 विजिटर्स आकर बैठ गए हैं स्टूडेंट्स के साथ। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो मेरी अटेंशन 10 स्टूडेंट्स पे होगी, 5 पे तो नहीं होगी, क्योंकि वो 5 तो मेरे स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतारेगा, वो तो स्टूडेंट ही नहीं है इस कॉलेज के। क्यों नहीं उतारे, क्योंकि वो इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि क्राउल क्या नहीं हो रहा, जो गूगल के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहा, उसको वो क्राउल ही नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ये वाला फैक्टर है हमारा कि भाई आपका कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट है, नंबर 1। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वायरस हो सकता है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेजर कंटेंट क्या है कि आपकी पूरी वेबसाइट का कंटेंट ही कॉपी है। यानी आपने वेबसाइट बनानी थी, किसी का डाटा उठाया और वेबसाइट बना दी, ठीक है ना। सो आपने वेबसाइट को कॉपी कर लिया, सो हमने कहा भाई ये वेबसाइट पूरी की पूरी डुप्लीकेट वेबसाइट है। सो नंबर 1 क्राउलेबिलिटी। दूसरे नंबर पर अगर क्राउल होगी तो इंडेक्सिंग होगी। अब क्या हुआ, मैंने कहा 5 स्टूडेंट्स को तो मैंने निकाल लिया, बाकी 10 को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ साथ मैंने बच्चों के एनालिसिस करने भी शुरू कर दिए और रोजाना की बेस पर मैं आप लोगों की रैंकिंग भी करना शुरू हो गया। तो 10 दिनों के बाद मेरे जहन में एक आप लोगों का माइंडसेट बन गया मेरे पास, वैसे वर्चुअली बना कि भाई ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 है, मतलब 1 से लेकर 10 तक का। 20 दिनों के बाद हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत चेंज हुई हो, कोई ऊपर वाला नीचे आ गया हो, नीचे वाला ऊपर चला गया हो, फिर महीने के बाद उसमें कुछ चेंज हुई हो। ऐसे ही होता है ना, आप कॉलेज में पढ़ते हो, ऐसे ही होता है यूनिवर्सिटी में, कभी कोई स्टूडेंट टॉप पर आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। इट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, ये क्यों हो रही है इस तरह, भाई जो जो स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है गूगल के, अब मुकाबला चल रहा है ना उनमें, अब पहले 5 में मुकाबला चल रहा है, जो पहला 5 अच्छा करेगा वो ऊपर आ जाएगा और जो लॉन्ग रन अच्छा करेगा वो ऊपर आएगा। फिर एसईओ ऐसा नहीं है कि भाई आज ही अच्छा करके दिखा दिया तो हो गया, 3 महीने का कोर्स था, मुझे तो 3 महीने ऑब्जर्व करना है ना आपको। इसी तरह एसईओ मैं ये कहूँगा मैंने आज आया और अच्छी एसईओ की तो जो पुराने साल पुराने 2-2 साल पुरानी वेबसाइट है मैं उनको बीट तो नहीं कर पाऊंगा ना। सो गूगल का स्टैंडर्ड है कि भाई 2-3 महीने आप क्वालिटी को मेंटेन करोगे तो आप रैंक करोगे, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड इंडेक्सिबिलिटी। ये सब किसका पार्ट है जी, टेक्निकल एसईओ का। फिर क्या कहता है टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स क्या हैं जी हमारे पास। नंबर 1 साइट आर्किटेक्चर, कि आपकी वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा बना हुआ है, डिजाइन कैसा है आपकी वेबसाइट का।
साइट आर्किटेक्चर कैसा है, साइट आर्किटेक्चर मतलब मेन्यू ड्रिवन कैसा है आपका, ठीक जेन्युइन बना हुआ है कि अनरिलेटेड बनाया हुआ है। फिर क्या है, साइट मैप है कि नहीं है, XML साइट मैप, ये सब चीजें, इनमें कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो मैंने ना पढ़ाई हो, ये सब एक चेकलिस्ट की तरह हम इसको ओवरव्यू कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, साइट स्पीड, ये बहुत मैटर करती है। साइट स्पीड को अभी हम देखेंगे कैसे चेक करना, ही आगे आएगा। उसके बाद क्या है, डुप्लीकेट कंटेंट, ये जो भी हमने डिस्कस किया। फिर क्या कह रहा है, सिक्योरिटी SSL। फिर क्या आ रहा है, यूजर एक्सपीरियंस। ये सब चीजें हमारे पास आ गई, फैक्टर्स, मोटे मोटे फैक्टर्स, इनको हमें सबसे पहले चेक करना है, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं, और क्या फैक्टर है जी हमारे पास। एक और टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं हम एसईओ में, और ये हमें मिलती है सर्च कंसोल के अंदर, कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स हैं क्या, कोर वेब वाइटल्स आर गूगल 3 मैट्रिसेस, यानी कि उसके 3 स्टैंडर्ड्स हैं फॉर मेजरिंग यूजर एक्सपीरियंस व्हेन अ पेज लोड। कहते हैं जो कोर वेब वाइटल्स क्या है, ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कब कैलकुलेट होते हैं यूजर एक्सपीरियंस के लिए, कब कैलकुलेट होते हैं, जब आपकी वेबसाइट लोड होती है, ठीक है। ये कौन से 3 स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड से पहले इनके फेजेस देख लो। पहला फेज क्या होता है वेबसाइट का, लोड होना। दूसरा फेज क्या होता है, इंटरेक्टिव होना। और तीसरा फेज क्या होता है, विजुअली स्टेबल होना। मतलब पहला फेज क्या है, लोड होना, एक वेबसाइट लोड हो रही है अभी पहले फेज में। उसके बाद क्या होता है, लोड होने के बाद वो इंटरेक्टिव कितनी देर में हो रही है, और इंटरेक्टिव होने के बाद विजुअल स्टेबल कितनी देर में हो रही है। ऐसे नहीं है कि आप खोल तो बैठे हो, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, कभी वो बटन आपको लेफ्ट साइड पे जाता हुआ नजर आ रहा होता है, वो टाइम ले रहा है इस तरह का। इट इज कॉल्ड विजुअल स्टेबिलिटी। जो पहला पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं LCP, जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं FID, और जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं CLS। सुने सुने, पहला पार्ट है जी LCP। LCP का क्या मतलब होता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई जिसमें मैंने कहा कि ये मोबाइल है। अब वो क्या कह रहा है, वो LCP को, किसको LCP कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई ये आपका पेज है, ये मोबाइल। पहली बात तो ये है कि गूगल कहता है कि हर मोबाइल, हर वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स होनी चाहिए, यानी उससे पहले कहां पे इंडेक्स होना है, मोबाइल पे इंडेक्स होना है। अब उसने क्या देखना है, उसने कहना है कि भाई वो ये देख रहा है कि अबव द फोल्ड कंटेंट में LCP क्या है, अबव द फोल्ड कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कहां से कैलकुलेट हो रही है, पूरी वेबसाइट से नहीं हो रही है। मेरी वेबसाइट पर 5 फाइलें हैं टोटल, या 5000 फाइलें हैं टोटल जो लोड होती है बारी बारी। उसने कहां से आपकी स्पीड को कैलकुलेट करना है, LCP से, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। अब नाम से कुछ अंदाजा हो रहा होगा आपको, लार्जेस्ट कंटेंटफुल, सबसे बड़ा कंटेंट से भरा हुआ पेज। स्क्रीन पे आ गया कुछ, अब स्क्रीन पर ये पेंट हुआ है, स्क्रीन पे ये भी पेंट हुआ, स्क्रीन पे ये भी पेंट हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। और समटाइम ऐसे भी होता है कि इधर स्लाइडर होता है, समटाइम क्या अक्सर होता है, इस तस्वीर में नहीं है ना, वैसे तो स्लाइडर होता है। तो अब हम ये कह रहे हैं, गूगल क्या कहता है कि इसमें से LCP कौन सा है, LCP नहीं, सारा नहीं है, कह रहा है ना लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, कहता कि बड़ा कौन सा। अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं तो इस सिनेरियो में मुझे लगा कि ये इमेज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वेबसाइट की स्पीड अभी अभी इस वक्त के लिए इस इमेज से कैलकुलेट हो रही है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं भाई ये इमेज जो है, ये इमेज 800 किलोबाइट्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी वेबसाइट टाइम ज्यादा ले रही है, आपकी वेबसाइट को लोड होना है 2.5 सेकंड्स में, तो अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम ले रही है तो ये रिस्पॉन्सिबल है ये इमेज। मैं क्या करूंगा, इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करूंगा और इसके साइज को भी छोटा कर दूंगा। चलें छोड़ देते हैं इसको, इमेज नहीं है भाई। सबसे ऊपर आ रहा है स्लाइडर, जो होता है कहूँ बेश हर वेबसाइट में स्लाइडर होता है। लेकिन अगर हम टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम क्लाइंट्स को हमेशा कहते हैं कि स्लाइडर नहीं होना चाहिए, स्लाइडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पहली बात, स्लाइडर का ड्रॉबैक क्या है। पहली बात यह है कि स्लाइडर्स जो होते हैं वो बैक एंड पर यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है उनकी, और गूगल जो है ना वो सबसे ज्यादा बुरा मनाता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से, खास तौर पर जब पेज लोड होता है। सो हम क्या रिकमेंडेशन देते हैं, हम कहते हैं भाई आपका जो अबव द फोल्ड कंटेंट है, यहां पर आपका लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट स्लाइडर नहीं होना चाहिए।
यानी इसका मतलब क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह रहे हैं, स्लाइडर को हटा दो यहाँ से, यही कहना चाह रहे हैं ना। यानी कि मैं क्लाइंट को कहूँगा भाई स्लाइडर लो ही ना, नंबर 1, मेरा क्लाइंट देगा क्यों ना लो भाई, मुझे तो लेना है। अगर हम यूजर एक्सपीरियंस देखें वो क्या होता है, वेबसाइट खोली स्लाइडर आ गया, स्लाइडर आता है, एक तस्वीर आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी आती है ना, आ रही होती है ना। ओके, अच्छा, कुछ वेबसाइट्स ऐसी डेवलप हुई होती हैं जिनमें स्लाइडर नहीं आता, मोबाइल पर, वो तो ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ उसके पास होगा टाइम कैलकुलेट करने के लिए उधर, ठीक है। तो हमने उसे कहना है कि नहीं। अच्छा, अब यूजर एक्सपीरियंस देखें तो क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस तो भाई ये होता है कि एक बंदा आता है तो उसको जब यहाँ पे स्लाइडर नजर आता है तो उसका इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं, ठीक है ना। एक ऐसी कलरफुल सी चीज नजर आई, उसके बाद वो नीचे आ गया करता हुआ, ऐसे ही आ गया ना। तो ये तो यूजर एक्सपीरियंस है। तो अगर हम यूजर एक्सपीरियंस की बेस पर देखें तो ये स्लाइडर में जो 5 तस्वीरें थी, ऐसा नहीं है कि बंदे ने पहले वेबसाइट विजिट की हो, फिर उसने यूं किया हो, फिर उसने यूं किया हो, या उसने पहले वेट किया हो कि भाई 5 स्लाइडर्स हैं, 6 स्लाइडर्स हैं, 3 स्लाइडर्स हैं, मैं पहले देख लूं फिर मैं नीचे जाता हूं। भाई वो तो किसी खास काम के लिए आया था, उसने जो करना था उसने तो वही देखना है। इसका मतलब हुआ स्लाइडर की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो कोई नहीं है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस कोई नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि स्लाइडर की जगह पर मैं एक तस्वीर इस्तेमाल कर दूं, भाई तस्वीर में साइज में और स्लाइडर के साइज में बहुत फर्क होगा, क्योंकि आपके स्लाइडर को स्लो कर रही है जावास्क्रिप्ट, तो जब आप तस्वीर लगाओगे तो उसमें तो जावास्क्रिप्ट होगा ही नहीं। तो ये हमारी पहली रिकमेंडेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैंने कहा ये तस्वीर तंग करी है भाई, इस तस्वीर को हटा ही दो, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, मैं कहता हूं हटाना नहीं चाहिए, हमने हटा दिया। अब इधर जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा बच गया, ये वाला, नहीं ये तस्वीर बच गई अब, है ना, ठीक है ना, मैंने कहा अब ये बच गई। अब मैं क्या करूंगा, अब जो एलसीपी होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। अब वो देखेगा, फॉर एग्जांपल पहले स्लाइडर था तो पहले मेरा जो एलसीपी आ रहा था ना वो आ रहा था 4.7 सेकंड्स, स्लो, मैं क्या स्लो वेबसाइट है, तो मैंने स्लाइडर ही हटा दिया और उसकी जगह पर तस्वीर कर दी। तो हो सकता है कि मेरा एलसीपी जो है वो एकदम 2.2 पर आ जाए या 2 सेकंड्स पर आ जाए, तो फिर वो कहेगा गुड, अब आपकी वेबसाइट की स्पीड सही है। तो वो स्पीड कहाँ से कैलकुलेट हो रही है, पूरी वेबसाइट से तो हो ही नहीं, सिर्फ लार्जेस्ट। समझ में आ गई ना क्या होता है लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा ये था, ये क्या कहता है भाई कितनी 2.5 सेकंड्स, इससे बढ़ेगी तो बेहतर करनी है, 4 से भी बढ़ेगी तो हालात खराब है, ठीक है। अगला फेज क्या है, ये था एक कोर वेब वाइटल, मैं क्या एक कोर वेब वाइटल गया। दूसरा कोर वेब वाइटल है इंटरेक्टिविटी, एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। इसका क्या मतलब है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अब इस पेज पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे जो भी हम देख रहे थे। वो ये कहता है भाई पहला ऑब्जेक्ट कितनी देर में आता है, पहला ऑब्जेक्ट पेज के ऊपर कितनी देर में प्लेस होता है, इज कॉल्ड फर्स्ट इनपुट डिले के पहला ऑब्जेक्ट, कोई सा भी पहला ऑब्जेक्ट। अब हैवी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, अब छोटे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि सबसे छोटा ऑब्जेक्ट कितनी देर में लोड हो रहा है, उसके भी इसने दिया हुआ टाइम 100 मिली सेकेंड्स। ये बता रहा है कि 300 से बढ़ जाएगा तो स्लो हो जाएगी, इसको भी हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। और तीसरा नंबर पर क्या आ रहा है, सीएलएस। सीएलएस स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, नाम से अंदाजा हो रहा है शिफ्ट। शिफ्ट का क्या मतलब है, इधर 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 ऊपर नीचे चीजें होने लगी हुई हैं। ऐड टू कार्ट का बटन आया नजर, किसी बंदे ने क्लिक करने लगा यूं तो एकदम इधर आ गया हो, क्योंकि अभी तक वो स्टेबल नहीं हो रहा, बाकी चीजों को एडजस्ट करने लगा हुआ है। इज कॉल्ड सीएलएस, इसको हम सीएलएस बोलते हैं। इसके अंदर क्या फैक्टर्स हैं, इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही है, ये नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, इमेज। भाई सीएलएस का उसी वक्त डिस्टर्ब होगा ना, शिफ्ट कब होगा, जब बहुत सारी तस्वीरें होंगी और तस्वीरों के साइज में डिफाइंड नहीं होंगे। तो क्या होगा, पहले तो एक ही तस्वीर आएगी ना, फिर जैसे ही दूसरी आएगी वो पहले वाले को छेड़ेगा, जब तीसरी आएगी तो पहली 2 को छेड़ेगा, अगर साइज डिफाइंड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी तस्वीरों के साइज डिफाइंड होंगे फिर तो बहुत अच्छा हो गया, आपने खुद ही डिफाइन कर दिया छोटे साइज, फिर तो छोटी छोटी जगह ले रही है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बच गया ना। ऐसे ही है जैसे इस क्लासरूम में कुर्सियां पड़ी हुई थी और आप आए और पढ़ना शुरू कर दिया। एक तरीका क्या है, यहाँ पर कुर्सियां नहीं है, ठीक है, और एक वक्त इसमें 25 की कैपेसिटी भी है और 25 स्टूडेंट्स क्लास लेने भी आ रहे हैं और साथ वाले कमरे में कुर्सियां पड़ी हुई हैं। हर स्टूडेंट अपनी अपनी कुर्सी लाएगा तो सेटिंग करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वही वाली 25 कुर्सियां यहाँ पर पहले से ही मौजूद होती तो ये सेटिंग का इशू तो ना आता हमारा। तो आप ये समझ लो कि कुर्सियों वाला इशू ही है यहाँ पर भी। तो वो कहता है तस्वीरों के तो साइज थे ही नहीं, तो तस्वीरों के साइज कैसे हो रहे हैं, जब उसको टोटल काउंट का पता लग रहा है। इस टाइम में जो टाइम लग रहा है ये उसका सीएलएस है।
नंबर 1। नंबर 2 क्या है? एक क्लाइंट ने कहा कि भाई मेरी वेबसाइट पे जो है ना जरा वक्की टाइप के फॉन्ट्स होने चाहिए, कि कोई बंदा मेरी वेबसाइट देखे ना उसको लग पता जाए कि भाई क्लास की वेबसाइट आ गई है। इस तरह का फॉन्ट तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं है, ये पहली दफा ही आया है। ठीक है, अब ये भी आपकी वेबसाइट को स्लो करेगी। भाई आपकी वेबसाइट अगर ऐसे फॉन्ट्स स्लो करेगी, आपकी वेबसाइट अगर ऐसे फॉन्ट्स इस्तेमाल कर रही है जो किसी के पास नहीं है, भाई उसने तो कहा ना वक्की टाइप का लगाओ, मैं अपनी मोबाइल पे से खोलता हूँ तो मेरे मोबाइल पे तो फॉन्ट ही नहीं है वो। अब जब मैं उस वेबसाइट को खोलूंगा तो पहले क्या होना है? पहले उसने फॉन्ट ढूंढना है, इंस्टॉल करना है, टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, तो कहता है भाई पहली बात तो ये है कि आप सिस्टम फॉन्ट्स के साथ हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड फॉन्ट्स का इस्तेमाल ना करें, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तरीका ये क्या? फॉन्ट स्वैप। कहता है ठीक है, अगर आपको अनएक्सपेक्टेड फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है तो फिर आप ये वाला टैग हेड में लगा लो। क्या है ये? फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली, ओपन सैंस रेगुलर। भाई ये एक ऐसा फॉन्ट है जो हर कंप्यूटर में होगा, ये स्टैंडर्ड है ना, ये तो होता है ना, हर किसी में होता है। तो कहता है भाई ये लगा लो, और नीचे हमने क्या लिख दिया? फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब वेबसाइट लोड हो तो ये फॉन्ट दिखाओ, और जब तुम्हारे वाला फॉन्ट लोड हो जाए तो स्वैप कर दो। अब स्पीड कंट्रोल हो गई, ये कोडिंग की वेबसाइट के लिए। ठीक है, और इसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास? वर्डप्रेस के लिए वही है। क्या है ये प्लगइन है। कहता है भाई ये वाला एक फ्री सा प्लगइन होगा आपके पास, इसको कुछ करना भी नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इस प्लगइन को इंस्टॉल कर देना, बस इतना ही काम है इसका। कोई सेटिंग नहीं है इसकी। ठीक है, कोई कोडिंग नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कर दो ओके। ये वर्डप्रेस पे कोडिंग नहीं करते? अच्छा, HTML इस पे लगता है। वर्डप्रेस में कोडिंग, वर्डप्रेस विजुअल होता है, कोडिंग जो HTML है वो कोडिंग होती है। ठीक है, नहीं मतलब ये HTML इसी में लगता है वर्डप्रेस पे जाकर, मतलब वर्ड नहीं यही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा ना, ये बात। अच्छा। अब अगर आप उसकी हेडर में गए हो कभी? आप ही यूज करते हो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हेडर में गए हैं कभी? हेडर वर्डप्रेस के थीम का एडिटर, थीम को एडिट करना। जब हम थीम को एडिट करेंगे ना, वर्डप्रेस के थीम को एडिट करेंगे, तो मैं अक्सर ये करता हूँ कि प्लगइन्स के बगैर जो काम होते हैं वो मैं प्लगइन के बगैर करता हूँ। मिसाल के तौर पर स्कीमा प्लगइन के बगैर किया जा सकता है। क्या खा रहा है? कोड है ना। सर्च कंसोल प्लगइन के बगैर किया जा सकता है, ये भी तो कोड है। मैं क्या करूँगा? मैं थीम एडिटर में जाऊँगा, उसके हेडर में जाऊँगा, हेडर में जाऊँगा ना तो सबसे ऊपर हेड का पोर्शन आ जाएगा और HTML आ जाएगा, वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दें। अब आपको प्लगइन की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जो काम हम कोडिंग से कर सकते हैं वो काम हम इस तरीके से कोडिंग से कर सकते हैं, लेकिन ये वो कर पाएगा जिसको कोडिंग का पता है। भाई आपने SEO पढ़नी है, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, तो एंडिंग हो रही है ना। ठीक है, आज इसको वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया, आ जाए वापस उसी में। ये सारी चीजें एक्सप्लेन होगी, स्लाइड मेरे ख्याल में मैंने आपको दी हुई है। फिर अगला क्या है? मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट आपकी। ठीक है, ये क्या है? SSL। ओके, अब ये सारी चीजों को हम एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, बाकी चीजें वही हैं जो मैंने भी आपको सारी बता दी थी। रीडायरेक्ट्स, कैनोनिकल, मतलब जितने टेक्निकल SEO के फैक्टर्स थे सारे अब हमने इसमें चेक कर। अब वो सारे के सारे फैक्टर्स अप्लाई हो गए, इसमें ये सारी टेक्निकल SEO। ऑनसाइट SEO और टेक्निकल SEO, ये आपको मैं गारंटी करता हूँ अगर कीवर्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो तो अगर आप किसी वेबसाइट की ऑनसाइट SEO टेक्निकल SEO करो सिर्फ 2 महीने एक कीवर्ड को रैंक करा सकते हो, 2 महीने के अंदर अपने कंप्यूटर में, अगर उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो। अगर ज्यादा कंपटीशन होगा फिर टाइम लगेगा, लेकिन अगर बहुत सारा कंपटीशन नहीं है फिर कर सकते हो। और अगर आपको कोई बता के 3 को कर दो तो उसकी सब डोमेन्स बना दो। मैं कहूँ उसकी 2 सब डोमेन्स बनाओ, एक मेन डोमेन बनाओ, एक सब डोमेन पर दूसरा कीवर्ड ले जाओ, एक सब डोमेन पर तीसरा कीवर्ड ले जाओ और मेन पर एक ले आओ, तो क्या होगा? 3 महीनों के अंदर अंदर उसके तीनों कीवर्ड्स आ रहे होंगे। ले जी, ये था हमारा कंप्लीशन। और इसको एक तरह थोड़ा सा मुख्तसर सा एक ऊपर से SEO को नीचे की तरफ लेकर आते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमारी ग्रिप किस चीज में होनी चाहिए? SEO ऑडिट, वेबसाइट ऑडिट में। अगर वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं तो आप SEO कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट में चेंजेस ही नहीं कर सकते, चाहे वो वर्डप्रेस लेवल की हो चाहे वो कोडिंग लेवल की हो, नंबर 1 आपको एडिटिंग आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो फेज होता है वो क्या होता है? कीवर्ड रिसर्च का।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट की डोमेन क्या है, जो बंदा है उसकी प्रोडक्ट के, और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट की आगे से सर्विसेज के क्या चीज़ें वो बेचना चाह रहा है, ठीक है। फिर हमने उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अगर तो किसी बंदे की वेबसाइट पहले से मौजूद है, जिसका मतलब उसका कंटेंट होगा, अभी मुझे उसके कंटेंट को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मैं उसको रिफ्रेश नहीं करूंगा तो मैं उसमें कीवर्ड्स कैसे एडजस्ट करूंगा। फिर मैं ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ को स्टार्ट करता हूं, और मैंने कहा था कि सबसे पहला काम हम करते थे, हम उसका सर्च कंसोल बना लेते हैं, सबसे पहला काम। वैसे ही है ना, जैसे कमरा बन गया, इसके अंदर उन्होंने महंगी सी एलसीडी लगा दी, एक महंगा सा लैपटॉप रख दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं, बुक्स पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया, ताकि इसकी एक्टिविटी जो है ना वो हर दफ्तर में नजर आ रही हो कि इस कमरे में होने क्या लगा हुआ है। तो हम भी ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, सर्च कंसोल में गए और वहां जाकर अपनी वेबसाइट को ऐड करा दिया, ताकि, ठीक है ना, ऐड कराया और उसको अप्रूव कराया, ताकि अब जो मेरी वेबसाइट पर एक्टिविटीज हो वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाए सर्च कंसोल में। तो सबसे पहले हमने सर्च कंसोल बना दिया। सर्च कंसोल के बाद फिर मैं वेबसाइट पर आया, मैंने वहां से ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ को पैरेलल स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहले मैंने ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ को कंप्लीट किया, और इसी से आपका एसईओ का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो ये उसका फेज था, किस फेज में हमने इसको लिया। यानी अगर आपको कोई बंदा कहे यार मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो आपने कहां से बात शुरू करनी है, आपने कीवर्ड रिसर्च से बात शुरू करनी है, कीवर्ड रिसर्च से। और सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है, उसका एसईओ ऑडिट करना है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना, गूगल सजेस्ट से एसईओ ऑडिट कर लो, फिर मैंने आपको बताया हुआ था एसईओ एबिलिटी से एसईओ ऑडिट कर लो। तो इनसे आप पहले एसईओ ऑडिट करेंगे, ताकि हम पहले पॉइंट आउट कर लें कि हुआ क्या नहीं हुआ। वहां जाकर मैं ये भी देखूंगा कि इसके कीवर्ड्स कौन से, और मैं उसके कंपटीटर्स का भी एसईओ ऑडिट कर लूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में